हेलो एवरीवन, तपोवन सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। तो आइए हम अपनी टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज चर्चा करेंगे भाषा के 30 क्वेश्चन हिंदी लैंग्वेज के। आज हम 30 क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। जहां से क्वेश्चन आते हैं उनका एनालिसिस करेंगे, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्ज़ाम में आपके लिए हेल्प करेंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए और शेयर करिए और लाइक करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ सकें। ये टेस्ट सीरीज आपको अनवरत एग्ज़ाम के पहले तक मिलती रहेगी और उसके बाद भी वर्ग 1, 2, 3 किसी भी स्टेट का हो उसकी भी तैयारी इसमें कराई जाएगी विधिवत रूप से। उसके बाद इसमें यूजीसी नेट, सेट, ऑप्शनल यूपीएससी का ज्योग्राफी विशेष रूप से, पीसीएस सभी स्टेट्स की इसमें तैयारी कराई जाएगी इस प्लेटफॉर्म पर। तो आप इससे जुड़े रहिए, आपको बहुत सारी जानकारी इससे मिलेगी। तो आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे भाषा के 30 क्वेश्चनों को। तो चलिए हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन अनुचित है। ध्यान रखने योग्य बातें रहती हैं। इसमें पूछा गया है अनुचित और भाषा अर्जन के संबंध में, यानी भाषा ग्रहण करने के संबंध में या भाषा सीखने के संबंध में इनमें से दिए गए कथनों में कौन सा अनुचित है। ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, विद्यालय गए बिना भी भाषा अर्जन संभव है। ऑप्शन नंबर बी है, व्याकरण की पुस्तक पढ़े बिना भाषा अर्जन संभव नहीं है। ऑप्शन नंबर सी है, बालकों में भाषा अर्जन की स्वाभाविक क्षमता होती है। ऑप्शन नंबर डी है, भाषा अर्जन को सहज बनाने के लिए समृद्ध भाषिक परिवेश की आवश्यकता होती है। तो इसमें जो पूछा गया है वह पूछता है कौन सा कथन अनुचित है। तो इनमें से एक कथन अनुचित है, वही आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी। आप देख पा रहे होंगे उसमें नहीं शब्द जुड़ा हुआ है, व्याकरण की पुस्तक पढ़े बिना भाषा अर्जन संभव नहीं है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। भाषा अर्जन जैसे ही बच्चा जानने लायक हो जाता है, जब भी नहीं भी रहता, बेबलिंग स्टार्ट होती है उसकी, शैशवावस्था में रहता है, तो अपने माता पिता और परिवार के, समाज के संपर्क में रहता है, तो वो भाषा वहीं से सीखना स्टार्ट कर देता है। उसके लिए किसी पुस्तक या व्याकरण की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए इसका ऑप्शन बी अनुचित है। इसमें दे रखा है व्याकरण पुस्तक पढ़े बिना भाषा अर्जन संभव नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 32। तो क्वेश्चन 32 कहता है, भाषा शिक्षण का आदर्श वातावरण है। अब इसमें आदर्श वातावरण की चर्चा की गई है कि भाषा शिक्षण के लिए आदर्श वातावरण है। इनमें से 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है, व्याकरणगत शुद्धता पर जोर। ऑप्शन नंबर बी है, छात्रों को अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर सी है, पुस्तकीय ज्ञान पर अतिरिक्त बल। ऑप्शन नंबर डी है, केवल व्याख्यान विधि का सहारा लेना। तो अब आपको बताना है कि इसमें भाषा शिक्षण का आदर्श वातावरण क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर है वह होगा ऑप्शन नंबर बी, छात्रों को अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता देना। चाहे वो अपनी मातृभाषा में ही बात करे, उसको पूर्ण स्वतंत्रता उसकी अभिव्यक्ति की होनी चाहिए, जिससे वो अपनी मातृभाषा में अच्छे बेहतर ढंग से किसी भी टॉपिक को समझा पाएगा या समझ पाएगा। इसीलिए अपनी जो ये पॉलिसी, न्यू पॉलिसी 2020 बनी है, उसमें त्रिभाषा सूत्र में मातृभाषा को प्राथमिकता दी गई है कि यह अनिवार्य रहेगी। उसके साथ 2 लैंग्वेज आपको चूज करना पड़ता है, तो उसको बढ़ावा भी दिया जा रहा है। इसलिए इसका जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 है, वह 9 2 11 हो गया, वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है। तो एक मुहावरा है ये 9 2 11 होना। तो उसमें अब जो पूछ रखा है वह शब्द शक्ति के बारे में पूछ रखा है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए, रूढ़ा लक्षणा। ऑप्शन नंबर बी, गौणी लक्षणा। ऑप्शन नंबर सी, उपादान लक्षणा। ऑप्शन नंबर डी है लक्षण लक्षणा। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, उपादान लक्षणा इसका सही आंसर होगा।
अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल, इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इसमें पंक्तियों में कौन से रस का प्रयोग हुआ है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए कहता है करुण रस, ऑप्शन नंबर बी अद्भुत रस, ऑप्शन नंबर सी विभत्स रस, ऑप्शन नंबर डी शांत रस। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सही होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा अद्भुत रस। करुणा रस नहीं है, इसमें करुणा को नहीं बताया गया है किसी में, विभत्स किसी मार काट को नहीं दिखाया गया, किसी घृणाकार का, विभत्स का मतलब ही होता है घृणा। शांत रस उसका भी वर्णन नहीं है, इसलिए यह अद्भुत रस है कि यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, अर्थात वो गगन को और पवन को स्वयं में लयमान मानता है या देखता है और झंकार को भी विलीन करता है और संसार सकल को लयबद्ध मानता है। तो ये एक अद्भुत कल्पना है, इसलिए इसमें अद्भुत यानी आश्चर्यजनक कि क्या ऐसा हो सकता है, इसलिए अद्भुत का अर्थ ही होता है आश्चर्य। करुण का शोक होता है, यदि किसी शोक रस का उल्लेख होता है तो उसमें मरने वरने की बात होती है, शोक संदेश होता है। यहाँ ऐसी कोई भी बात नहीं है, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35। वह ऐसी बातें बनाता है मानो उससे कुछ भी ना देखा हो, वाक्य में कौन सा काल है? अब यहाँ काल की चर्चा करता है, कौन सा काल है पूछता है। वह ऐसी बातें बनाता है मानो उसने कुछ भी ना देखा हो, इसमें कौन सा काल है? ऑप्शन ए है सामान्य भूतकाल, ऑप्शन बी है संभाव्य भूतकाल, ऑप्शन सी है पूर्ण भूतकाल, ऑप्शन डी है आसन्न भूतकाल। तो इसका सही आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए सामान्य भूतकाल। ऑप्शन नंबर ए सामान्य भूतकाल। वह ऐसी बातें बनाता है मानो उसने कुछ भी देखा ना हो या ना देखा हो, तो इसमें सामान्य भूतकाल की बात हो रही है, संभावना नहीं है। पूर्ण भूतकाल होता तो था होता लास्ट में, यानी बहुत ही पुराना हो जाता। तो इस प्रकार इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 36। परमेश्वर शब्द में कौन सी संधि है? परम धन ईश्वर बराबर परमेश्वर। तो इसमें आपको बताना है कौन सी संधि पूछा है, कौन सी संधि है। ऑप्शन नंबर ए है गुण संधि, ऑप्शन नंबर बी है वृद्धि संधि, ऑप्शन नंबर सी है आयादि संधि, ऑप्शन नंबर डी है दीर्घ संधि। क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं, आप जुड़े रहिए, प्रयास करते रहिए, सतत अभ्यास इस सीरीज का और लेक्चर्स देखते रहिए, तो क्वेश्चन एक भी बाहर आपके नहीं जाएंगे, ये कंफर्म है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए गुण संधि। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, विच्छेद होगा परम धन ईश्वर, और लास्ट में जब आप जोड़ेंगे परम से अधन और ईश्वर की ई, तो ए का निर्माण होता है, उसमें एक ही मात्रा है परमेश्वर। इस प्रकार से परमेश्वर बन गया, ये गुण संधि का नियम है। तो इस प्रकार से इसका जो सही आंसर होगा वह होगा गुण संधि। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो इसमें कुछ निर्देश दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 37 से 41 निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सर्वाधिक उचित उत्तर वाले विकल्प का चयन कीजिए। इसमें ये गद्यांश दिया गया है, उसके बाद 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो हम पढ़ते हैं पहले इस गद्यांश को, इसके बाद उसको सॉल्व करेंगे उसके क्वेश्चंस को। तो इसमें गद्यांश में बताता है कि मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। इसमें कवि कहता है कि मैं साहित्य को, किसको? साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, अर्थात वह साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखता है। जो बाग जाल मनुष्य को दुर्गति, हीनता और
सापेक्षिता से बचा न सके, जो उसकी आत्मा को तेजोद्दीप्त न बना सके, जो उसके हृदय को पर दुख कातर और संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। मैं अनुभव करता हूँ कि हम लोग एक कठिन समय के भीतर से गुजर रहे हैं। आज नाना भांति के संकीर्ण स्वार्थों ने मनुष्य को कुछ ऐसा अंधा बना दिया है कि जाति धर्म निर्विशेष मनुष्य के हित की बात सोचना असंभव सा हो गया है। ऐसा लग रहा है कि किसी विकट दुर्भाग्य के इंगित पर दलगत स्वार्थ के प्रेत ने मनुष्यता को दबोच लिया है। किसने? प्रेत ने मनुष्यता को दबोच लिया है। दुनिया छोटे छोटे संकीर्ण स्वार्थों के आधार पर अनेक दलों में विभक्त हो गई है। अपने दल के बाहर का आदमी संदेह की दृष्टि से देखा जाता है, उसके तप और सत्यनिष्ठा का मजाक उड़ाया जाता है, उसके प्रत्येक त्याग और बलिदान के कार्य में भी चाल का संधान पाया जाता है। अभी वर्तमान में इसी तरह की राजनीति चल रही है देश में। तो अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, जाति धर्म निर्विशेष मनुष्य की पहचान क्या है? ऑप्शन देता है। ऑप्शन नंबर ए, जाति की सीमा में बद्ध परंतु धर्म की सीमा से मुक्त। ऑप्शन नंबर बी है, धर्म की सीमा में बद्ध परंतु जाति की सीमा से मुक्त। ऑप्शन नंबर सी है, जाति और धर्म की सीमा में बद्ध। ऑप्शन नंबर डी है, जाति और धर्म की सीमा से मुक्त। तो आप क्वेश्चन का यदि अर्थ निकाल पा रहे हैं, जाति धर्म निर्विशेष, इसमें वो पूछता है कि मनुष्य की पहचान क्या है। तो इसका जो सही आंसर होगा तो वह होगा ऑप्शन नंबर सी, जाति और धर्म की सीमा में बद्ध। निर्विशेष का मतलब होता है बद्ध। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, जाति और धर्म की सीमा में बद्ध। ऊपर पैराग्राफ में बताया गया है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 है, उपरयुक्त गद्यांश के अनुसार हमारा समय कठिन है। ऑप्शन देता है, दुनिया भर में हो रहे युद्धों के कारण। ऑप्शन नंबर बी है, विभिन्न प्रकार के संकुचित स्वार्थों के कारण। ऑप्शन नंबर सी है, विश्व में फैली महामारी के कारण। ऑप्शन नंबर डी है, राजनीति में विद्यमान भ्रष्टाचार के कारण। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, विभिन्न प्रकार के संकुचित स्वार्थों के कारण, जैसा कि अभी लास्ट के पैराग्राफ में हमने देखा और पढ़ा है। उसमें शुद्ध लिखा हुआ है कि वर्तमान में लोगों की सोच कितनी संकुचित हो गई है, स्वार्थ कितना हो गया है कि एक ही देश के हैं फिर भी यदि दूसरे इलाके का आदमी आता है तो उसको संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। तो इसलिए वहाँ संकुचित स्वार्थ के कारण बताया गया है। तो इसका जो ऑप्शन सही है वह है ऑप्शन नंबर बी। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नांकित में कौन सा दलगत राजनीति का दुष्परिणाम नहीं है? यहाँ दलगत राजनीति के दुष्परिणाम को नहीं इंगित कर रहा है कि अर्थात यह दलगत राजनीति का दुष्परिणाम नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें से ऑप्शन नंबर ए है संसार का संकीर्ण स्वार्थों में बट जाना। ऑप्शन नंबर बी है सच्चे त्याग और बलिदान पर संदेह करना। ऑप्शन नंबर सी है विरोधी दल के नेता का योगदान स्वीकार करना। ऑप्शन नंबर डी है केवल अपने ही दल के व्यक्ति को नेता मानना। तो इनमें से अब बताना है कि कौन सा दुष्परिणाम नहीं है, ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, विरोधी दल के नेता का योगदान स्वीकार करना। यह दलगत राजनीति का दुष्परिणाम नहीं है। यदि आप कभी भी विरोधी दल के जो नेता हैं, विपक्ष का नेता जो होता है, उसके योगदान को स्वीकार नहीं करते हैं तो आप तानाशाह कहलाएंगे। इसलिए विपक्ष का होना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो फिर जो पक्ष का होता है वो मनमाने ढंग से शासन और प्रशासन को चलाता है। तो इस प्रकार से यह दुष्परिणाम नहीं है, यह अच्छी चीज़ है। बाकी 3 जो दिए गए हैं वह दुष्परिणाम है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40 है, साहित्य को किस दृष्टि से देखा जाना चाहिए? ऑप्शन है राष्ट्र की दृष्टि से। ऑप्शन नंबर बी है समाज की दृष्टि से। ऑप्शन नंबर सी है विश्व की दृष्टि से। ऑप्शन नंबर डी है मनुष्य की दृष्टि से। तो इसका जो सही आंसर है वह होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा।
जो गद्यांश में दिया गया है तो साहित्य को वह मनुष्य की दृष्टि से देख रहा है कवि, इसीलिए फर्स्ट लाइन ही लिखी गई उसमें कि मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखता हूँ। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, मनुष्य की दृष्टि से। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41 है, साहित्य वह है, ऑप्शन ए है जो मनुष्य की आत्मा को प्रकाशित करता है, ऑप्शन नंबर बी है जिसमें कल्पना का विलास होता है, ऑप्शन नंबर सी है जिसमें शब्दों का चमत्कार होता है, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो साहित्य पूछा गया है कि साहित्य क्या है, इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो सही आंसर है तो वह है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। जो मनुष्य की आत्मा को प्रकाशित करता है उसको कवि साहित्य मानता है, और जो ये चीज़ें नहीं कर सकता है तो उसको साहित्य वह नहीं मानता है। वो बोलता है कैसे मान सकूं इसको साहित्य। इसलिए जो इसका सही आंसर होगा वह होगा जो मनुष्य की आत्मा को प्रकाशित करता है वह साहित्य है, गद्यांश के अनुसार, गद्यांश में दिया गया है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 है, आटे दाल का भाव मालूम होना मुहावरे का सही प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। आटे दाल का भाव मालूम होना एक मुहावरा है, इसका सही प्रयोग किस वाक्य में हुआ है उसकी चर्चा हम देखते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर ए है, अच्छी नीयत से काम करते रहेंगे तो आटे दाल का भाव अपने आप मालूम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है, अभी से घबराने लगे, अभी हुआ ही क्या है, आटे दाल का भाव तो अब मालूम पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी है, आजकल तो वह रात दिन परिश्रम कर रहा है, भगवान चाहेगा तो उसे आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी है, आजकल वे बाजार से खरीदारी स्वयं करते हैं, उन्हें आटे दाल का भाव मालूम हो रहा है। तो इसमें बताना है कि किसमें आटे दाल का भाव मालूम होना मुहावरे का सबसे अच्छा प्रयोग हुआ है। तो इसका जो सही आंसर है वह होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अभी से घबराने लगे, पूर्ण विराम है, फिर अभी हुआ ही क्या है, क्वेश्चन उत्पन्न होता है, आटे दाल का भाव तो अब मालूम पड़ेगा। बोलते हैं ना कि बेटा अभी हुआ ही क्या है, अभी रुको आगे देखते जाओ क्या हो रहा है, तो वही बताता है। इसका जो अर्थ होता है इस मुहावरे का, आटे दाल का भाव मालूम होना, तो इसका अर्थ होता है कठिनाइयों का ज्ञान होना। इसका जो अर्थ होता है वह होता है कठिनाइयों का ज्ञान होना, इसलिए इसका सटीक आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 43, भाषा के पाठ्यक्रम में कहानी का शैक्षणिक प्रयोग मुख्यतः इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे बच्चे, मान लीजिए कोई भाषा का पाठ्यक्रम तैयार कर रहा है तो उसमें बताता है कि भाषा के पाठ्यक्रम में कहानी का शैक्षणिक प्रयोग मुख्यतः इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे बच्चे, अब ऑप्शन देता है, ऑप्शन नंबर ए है उच्चारण क्षमता का विकास करते हैं, ऑप्शन नंबर बी है पढ़ना लिखना सीखते हैं, ऑप्शन नंबर सी है स्मरण क्षमता का विकास करते हैं, ऑप्शन नंबर डी है व्याकरण के नियमों को कंठस्थ कर पाते हैं। तो कहानी किस लिए प्रयोग की जाती है पाठ्यक्रम में, भाषा के पाठ्यक्रम में, तो 4 ऑप्शन है कि बच्चों का विकास किस किस क्षेत्र में होता है, इनमें से एक सही है। तो आपको बताना इनमें से कौन सा सही है। तो जो इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, कहानी इसलिए सम्मिलित की जाती है जिससे बच्चों के उच्चारण क्षमता का विकास हो सके। तो उच्चारण क्षमता का विकास करते हैं, इसलिए कहानी भाषा के पाठ्यक्रम में शामिल की जाती है। लिखना, इसमें लिखने से कोई मतलब नहीं, लिखना शब्द दूसरे में गलत है। स्मरण क्षमता रटाना नहीं है, जहाँ जहाँ भी रटाना शब्द आएगा वो गलत होता है। व्याकरण को कंठस्थ, इसमें भी रटने की बात हो रही है, इसलिए यह भी गलत होगा। तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 है, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा, इस पद में कौन सा छंद नहीं है। यहाँ छंद नहीं है की बात हो रही है कि इस पद में कौन सा छंद नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है बसंत तलिका, ऑप्शन नंबर बी है द्रुत विलंबित, ऑप्शन नंबर सी है शिखरिणी, ऑप्शन नंबर डी है उपेंद्र वज्रा। तो बताना है कि इनमें से कौन सा छंद नहीं है इसमें। तो जो इसका सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर
बी द्रुत विलंबित छंद इसमें नहीं है, अर्थात द्रुत विलंबित छंद का प्रयोग इस पद्य में नहीं किया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45 है, अल्प प्राण के विषय में सही कथन है। अल्प प्राण जो होता है वह हिंदी व्याकरण की शब्दावली है, तो इसमें अघोष, सघोष, अल्प प्राण, महाप्राण ये होते हैं। तो इसमें पूछा है कि अल्प प्राण के विषय में सही कथन है, तो ऑप्शन ए है हकार की ध्वनि वाले व्यंजन अल्प प्राण होते हैं। ऑप्शन नंबर बी है सब स्वर अल्प प्राण हैं। ऑप्शन नंबर सी है ऊष्म व्यंजन अल्प प्राण होते हैं। ऑप्शन नंबर डी है प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण अल्प प्राण होता है। ये पीएससी में भी पूछा जाता है, मेंस में, पीएससी यूपीएससी के मेंस में लिखने के लिए आता है ये क्वेश्चन। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा कि सभी स्वर अल्प प्राण हैं। सभी स्वर क्या हैं? अल्प प्राण हैं। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46 है, देशभक्ति शब्द में कौन सा समास है। अब यहाँ ग्रामर से फिर क्वेश्चन है, समास से पूछा गया है कि देशभक्ति शब्द है उसमें कौन सा समास है। ऑप्शन नंबर ए है कर्ण तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर बी है द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर सी है बहुब्रीहि समास। ऑप्शन नंबर डी है संप्रदान तत्पुरुष समास। देश के लिए भक्ति, अब यदि आप विभक्तियों को पहचान पा रहे हैं कि के लिए किस में आएगा, तो उसमें आप पहचान जाएंगे कि इसमें कौन सा समास होगा। तो देश के लिए भक्ति ये समास विग्रह है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर एलिमिनेशन मेथड अपनाइए तो द्वंद्व समास आप जानते हैं कि और का लोप है नहीं, बहुब्रीहि समास भी नहीं होगा, तो तत्पुरुष में ही होंगे। तो यदि आपको सातों विभक्तियाँ याद हैं, कर्ता ने कर्म को कर्णम से द्वारा संप्रदान के लिए पदान से अलग होने, संप्रदान के लिए ये संप्रदान दिया गया है ना, संप्रदान के लिए, जब संप्रदान की विभक्ति पढ़ेंगे तो संप्रदान के लिए, तो इसका विच्छेद जब विग्रह करेंगे, समास का विग्रह होगा, तो उसमें देश के लिए भक्ति के लिए शब्द आ गया, तो संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के लिए, तो ऐसी इसकी विभक्तियां हैं। तो इसका जो सही आंसर है तो वह है ऑप्शन नंबर डी, संप्रदान तत्पुरुष समास। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 47, किस शब्द में तद्वित प्रत्यय जुड़ा हुआ है। यहाँ प्रत्यय से शब्द पूछा गया है कि तद्वित प्रत्यय किस शब्द में जुड़ा है, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है नैतिक। ऑप्शन नंबर बी है लड़ाकू। ऑप्शन नंबर सी है चढ़ाई। ऑप्शन नंबर डी है लगाव। तो इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका सही आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, नैतिक। नैतिक इसका सही आंसर होगा। नीति धन इक, इसमें तद्वित प्रत्यय का, इक तद्वित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो इसका सही आंसर नैतिक होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48 है, भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित नहीं है। यहाँ भाषा से क्वेश्चन है कि भाषा के बारे में उचित नहीं है शब्द, ऐसा पूछा है उसने। उचित शब्द नहीं पूछा, उचित नहीं है ऐसा कौन सा शब्द, कौन सा कथन है। ऑप्शन नंबर ए है भाषा संप्रेषण का मौखिक साधन है। ऑप्शन नंबर बी है भाषा अनुवांशिक वस्तु है। ऑप्शन नंबर सी है भाषा यादृच्छिक संकेतों की व्यवस्था है। ऑप्शन नंबर डी है भाषा परिवर्तनशील है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, भाषा अनुवांशिक वस्तु है। इसका जो सही आंसर है 48 का वह है ऑप्शन नंबर बी। वह अनुकरण द्वारा ही सीख लेता है बालक, पीढ़ी दर पीढ़ी। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर जो है वह है ऑप्शन नंबर बी, भाषा अनुवांशिक वस्तु है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 49, व्याकरण क्या है। क्वेश्चन है व्याकरण क्या है। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए भाषा की संरचना का विश्लेषण शास्त्र।
ऑप्शन नंबर बी है भाषा के सौंदर्य पक्ष का विश्लेषण करने वाला शास्त्र। ऑप्शन नंबर सी है भाषा का विकास दिखलाने वाला शास्त्र। ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, उपरोक्त सभी। ज़्यादातर जिसमें ऑप्शन में रहता है उपरोक्त सभी तो वो ज़्यादातर सही ही होता है, पर आप थोड़ा बहुत एलिमिनेट कर लेंगे पहले। तो व्याकरण वह है जो भाषा की संरचना का विश्लेषण करने का शास्त्र है, भाषा के सौंदर्य पक्ष का विश्लेषण करने वाला शास्त्र है और भाषा का विकास दिखलाने वाला शास्त्र है। भाषा का विकास ही व्याकरण से होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 50 है पश्चिमी हिंदी की बोली है। इसमें पश्चिमी हिंदी की बात किया है, यह भी पीएससी में पूछा जाता है, ऑल स्टेट पीसीएस में मेंस में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन और सीटेट में है। तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन नंबर ए है अवधी, ऑप्शन नंबर बी है बुंदेली, ऑप्शन नंबर सी है बघेली, ऑप्शन नंबर डी है मेवाती। तो आपको पश्चिमी हिंदी के बारे में यदि आप क्लासिफिकेशन मालूम है पश्चिमी पूर्वी, तो इस प्रकार से आप पकड़ पाएंगे। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, बुंदेली जो है वो पश्चिमी हिंदी की बोली है। ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। पश्चिमी हिंदी में और जो बोलियां आती हैं वह है खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बागरू, बुंदेली और कन्नौजी। ये हैं बुंदेली की उपभाषाएं या उपबोलियां। वहीं हम पूर्वी हिंदी की यदि बात करें तो पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आती हैं, जबकि राजस्थानी में मारवाड़ी, मेवाड़ी, मेवाती, बागड़ी और मालवी आती हैं। वहीं पहाड़ी में जब आप उत्तर की तरफ जाएंगे तो गढ़वाली, कुमायूनी, पश्चिमी पहाड़ी ये सब उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश की हैं। और बिहारी में भोजपुरी, मैथिली और मगधी ये तीनों आती हैं बिहारी में। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 51 है अर्थ के अनुसार वाक्य का भेद नहीं है। अर्थ के अनुसार वाक्य के भेद यदि आप पढ़े हैं तो आपको मालूम पड़ जाएगा इसमें कि अर्थ के अनुसार वो वाक्य के भेद पूछ रहा है। अब इसमें ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सरल वाक्य, ऑप्शन नंबर बी विधि वाक्य, ऑप्शन नंबर सी है निषेध वाक्य, ऑप्शन नंबर डी है प्रश्न वाक्य। लेकिन क्वेश्चन में है अर्थ के अनुसार आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है सरल वाक्य। अर्थ के अनुसार जो वाक्य का भेद नहीं है, यहाँ विशेष ध्यान देना है, नहीं है पूछा है, तो सरल वाक्य नहीं है। प्रश्न, निषेध और विधि वाक्य ये तीनों वाक्य के भेद हैं अर्थ के अनुसार, जिसमें निषेध में नहीं का बोध, प्रश्न में प्रश्नवाचक का बोध, विधि में किसी अनुसंधान का बोध होगा। तो इसका जो सही आंसर है वह है सरल वाक्य। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सरल वाक्य जो है वह रचना के आधार पर है, अर्थ के आधार पर नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। कहत नटत रीझत खिझत मिलत खिलत लजियात भरे मौन में करत हैं नयनन ही सब बात। यह पंक्ति किस कवि की है? तो इसमें दो पंक्तियां दी गई हैं। अब आपको बताना है कि यह पंक्ति किस कवि की है। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए तुलसीदास जी, ऑप्शन नंबर बी केशव दास, ऑप्शन नंबर सी सूरदास, ऑप्शन नंबर डी बिहारी। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। यह बिहारी जी की रचना है। यह पंक्ति किस कवि की है? तो बिहारी जी की है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 53। संत काव्य में निर्गुण शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? यहाँ संत काव्य की बात हो रही है कि संत काव्य में निर्गुण शब्द किस अर्थ में प्रयोग हुआ है। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए गुणों से परे होना, ऑप्शन नंबर बी गुणों से हीन होना, ऑप्शन नंबर सी है गुणों से मुक्त होना, ऑप्शन नंबर डी है गुणों में बधा होना। तो इसका जो सही आंसर है
तो वह है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, गुणों से परे होना, इसलिए उसको निर्गुण शब्द यहाँ पे प्रयुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर जो है वह है ऑप्शन नंबर ए। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 54 कहता है इनमें से कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है। फिर से शब्द में ध्यान देंगे आप, नहीं है पूछा है कि इनमें से कौन सी रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है। ऑप्शन ए है उर्वशी, ऑप्शन नंबर बी है कुरुक्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी है भारत भारती, ऑप्शन नंबर डी है रश्मि रथी। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी भारत भारती। ये बहुत प्रसिद्ध रचना है किनकी, मैथिली शरण गुप्त जी हैं, और देश प्रेम से भाव विहोरित है ये कविता भारत भारती। तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये किसकी है, मैथिली शरण गुप्ता जी की है। मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है भारत भारती। बाकी रामधारी सिंह दिनकर जी की हैं उर्वशी, कुरुक्षेत्र और रश्मि रथी। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 55 से 59 तक हैं जो क्वेश्चन, उनमें निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों से सर्वाधिक उचित उत्तर वाले विकल्प का चयन कीजिए। अभी हम फर्स्ट जब सॉल्व कर रहे थे, जैसे ही शुरू किए थे, वहाँ गद्यांश दिया गया था, पद्यांश आ गया है। तो इसमें भी 5 क्वेश्चन हम देखेंगे। पद्यांश है बिखरी अलके ज्यों तर्क जाल, वह विश्व मुकुट सा उज्ज्वलतम शशिखंड सदस्था स्पष्ट भाल, दो पद्म पलाश चषक से द्रग देते अनुराग विराग ढाल, गुंजरित मधुप से मुकुल सदस्य वह आनंद जिसमें भरा गान, वक्ष स्थल पर एकत्र धरे संस्कृति के सब विज्ञान ज्ञान। वक्ष स्थल अर्थात हृदय स्थल पर रखे हैं, संस्कृत के क्या, संस्कृत के सब ज्ञान विज्ञान हृदय में भरे पड़े हैं, एकत्र पड़े हैं। तो अब इसमें क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, कवि ने नायिका के ललाट की उपमा किससे की है। ऑप्शन है ए कमल, ऑप्शन बी है अर्धचंद्र, ऑप्शन सी है तर्कजाल, ऑप्शन डी है भंवरा। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, अर्धचंद्र से। अर्धचंद्र से नायिका के ललाट की उपमा कवि ने की है। शशिखंड अर्थात अर्धचंद्र। शशिखंड का यहाँ अर्धचंद्र से है। आप ये देख सकते हैं, ये शशिखंड उज्ज्वलतम शशिखंड सदस्य। तो इस प्रकार से जो ललाट की उपमा की गई है वह अर्धचंद्र से की गई है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 56 है, उपर्युक्त पद्यांश का प्रतिपाद्य है। ऑप्शन है ए रूप वर्णन, ऑप्शन बी है प्रकृति वर्णन, ऑप्शन सी है 12 मासा वर्णन, ऑप्शन डी है विरह वर्णन। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सही होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए रूप वर्णन। वो नायिका के रूप का वर्णन पूरे पद्य में करता है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 57 है, बिखरी अलके ज्यों तर्क जाल पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। यहाँ अलंकार फिर पूछा गया है और एक पंक्ति लिखी गई है, बिखरी अलकें ज्यों तर्क जाल। इसमें ऑप्शन देता है, ऑप्शन ए उपमा अलंकार, ऑप्शन बी श्लेष, ऑप्शन सी है यमक, ऑप्शन डी है उत्प्रेक्षा। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी उत्प्रेक्षा अलंकार। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। उपमान के ना होने पर उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है। उपमान या उपमेय की तुलना, उपमान में उपमेय की तुलना की जाती है यहाँ, इसलिए यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होगा।
अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 58 है, उपर्युक्त पद्यांश में नायिका के किन किन अंगों का वर्णन है। पद्यांश में नायिका के किन किन अंगों का वर्णन है। अब देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए है पाँव, ललाट, गर्दन, मुख एवं केश। ऑप्शन बी है केश, ललाट, आँखें, मुख एवं वक्ष स्थल। ऑप्शन नंबर सी है हाथ, कमर, केश, मुख एवं वक्ष स्थल। ऑप्शन नंबर डी है ललाट, पाँव, हाथ, मुख एवं गर्दन। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, केश, ललाट, आँखें, मुख एवं वक्ष स्थल। तो इस प्रकार से इसका जो सही आंसर होगा, आप ये पूरी शब्दावली आपको पद्यांश में मिल जाएगी। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 59 है, मुकुल शब्द का अर्थ है। मुकुल शब्द का यहाँ अर्थ पूछा गया है। ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए खिलती हुई कली। ऑप्शन नंबर बी सुंदर मुख। ऑप्शन नंबर सी किनारा। ऑप्शन नंबर डी भ्रमर। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए खिलती हुई कली से यहाँ कवि उसकी मुकुल शब्द का प्रयोग करता है, खिलती हुई कली से। मुकुल शब्द का जो प्रयोग किया गया है कवि द्वारा वह खिलती हुई कली के लिए किया गया है। तो इसका सही आंसर है खिलती हुई कली। अब हम बढ़ते हैं आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नांकित में कौन सी भाषा अधिगम की विशेषता नहीं है। अधिगम की विशेषता नहीं है कौन सी भाषा। तो ऑप्शन ए है भाषाई आदतों का निर्माण। ऑप्शन नंबर बी है भाषाई अंतर्दृष्टि का निर्माण। ऑप्शन नंबर सी है भाषा के शब्दों का निर्माण। ऑप्शन नंबर डी है भाषा के मानक रूप का ग्रहण। अब इसमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, भाषा के शब्दों का निर्माण। भाषा के शब्दों का निर्माण यह अधिगम की विशेषता नहीं है। अधिगम या अर्थात खोज या शोध। तो इस प्रकार से आज के सेशन में हम भाषा के 30 क्वेश्चनों का एनालिसिस किया। क्वेश्चन पेपर इसी तरह आता है, एकदम इजी वे में आता है। आप पहले पूरा पेपर पढ़ें, उसके बाद जो आपसे आ रहे हैं उनको तत्काल अपने OMR सीट में भर दें, फुलफ़िल कर दें। उसके बाद जो नहीं आ रहे हैं उनको कुछ क्वेश्चंस को एलिमिनेशन मेथड अपनाइए कि जो नहीं हो रहे हैं उनको डायरेक्ट काटिए कि ये दो तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि दो तो ऑलरेडी कट जाते हैं, आपने थोड़ा बहुत अभ्यास किया है तो बचते हैं दो, उसमें आप थोड़ा तर्क लगाएंगे तो क्वेश्चन सही हो जाएंगे। तो इस प्रकार से उम्मीद है कि लेक्चर्स आपको हेल्प पहुंचाएंगे, आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल हैं, समझ में आते होंगे। यदि कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लोगों तक इसको पहुंचाइए। इसी के साथ धन्यवाद। कल फिर